ओके, आइए दोस्तों फिर से एक बार देखिए तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इससे पहले जब हम शुरुआत में परमानेंट टिश्यू को देखे थे तो परमानेंट दो प्रकार के थे। एक क्या था? सिंपल, और दूसरा कौन था? कॉम्प्लेक्स। तो परमानेंट टिश्यू जो है, अस्थाई उत्तक जो पौधे में होते हैं, वे दो प्रकार के होते थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और शुरुआत में ही हम देखे थे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है। तो अंतर मुख्य ये पढ़े थे कि जो सिंपल परमानेंट है, सरल अस्थाई उत्तक है, उस उत्तकों का निर्माण एक ही आकार और आकृति के कोशिकाओं से होता है। उनके कार्य भी एक ही होते हैं। यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही आकार, आकृति और एक ही तरह के कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और उत्तक का परिभाषा ही यही था दोस्तों कि उत्तक ऐसे कोशिकाओं का समूह है जिनमें सारे कोशिका के आकार और आकृति समान होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से भी वे क्या होते हैं? समान होते। लेकिन जब बात कॉम्प्लेक्स परमानेंट का होता है, जटिल अस्थाई उत्तक का होता है, तो जटिल अस्थाई उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का है कि इसमें जो सेल्स होते हैं, इनमें जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स इन उत्तकों का निर्माण करते हैं, वे आकार और आकृति में क्या होते हैं? यानी कि वे भिन्न आकार आकृति के होते हैं। ठीक है, वे भिन्न आकार आकृति के होते हैं तथा उनके कार्य भी क्या होते हैं? ठीक है, इस उत्तक के कार्य भी क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू उत्तक के परिभाषा पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि उत्तक का परिभाषा हम क्या दिए थे कि सभी कोशिकाएं का आकार और आकृति क्या होगा? समान होगा, उनका कार्य भी क्या होगा? समान होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कॉम्प्लेक्स में। यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल अस्थाई उत्तक जो पौधे में होते हैं, वे अलग अलग आकृति और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर बने होते। अब आप कहिएगा कि जब ये अलग अलग आकृति और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर बना है तो फिर ये उत्तक कैसे है दोस्तों? तो अलग अलग कार्य और अलग अलग आकृति वाले कोशिकाओं को भी उत्तक इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कार्य एक इकाई की तरह संपन्न होता है। उदाहरण के तौर पर आप इस तरह समझिए कि घर ढलैया होते देखे हैं, देखे ही होंगे। उसमें कई तरह के कार्य होते हैं अलग अलग। कुछ मजदूर बालू उठा करके लाते हैं, कुछ मजदूर का काम गिट्टी उठाना होता है, कुछ मजदूर का काम होता है वे मसाला तैयार करने वाले मशीन को चलाते रहना, कुछ मजदूर पानी ला रहे हैं। सारे मजदूर का कार्य अलग अलग होता है कि नहीं होता है? सारे मजदूर का कार्य अलग अलग होता है, लेकिन अंत में उसके कार्यों को देखें तो एक ही कार्य संपन्न हो रहा है। घर क्या हो रहा है? ढलैया हो रहा है। यानी कि देख रहे हैं सबका कार्य अलग अलग है, हर मजदूर का कार्य अलग अलग है, लेकिन सबका कार्य अंत में एक इकाई के रूप में, एक कार्य के रूप में संपन्न होता है, यानी घर ढलाई होता है। ठीक ऐसा ही बात कुछ कॉम्प्लेक्स टिश्यू में है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर तो बना होता है, लेकिन उनके कार्य एक इकाई के समान होते हैं। यानी अंत में सबके कार्य मिलकर एक ही महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करते हैं। इसलिए इनको क्या मान लिया गया है? उत्तक मान लिया गया है। लेकिन इस तरह के विशेषता होने के कारण ही इसे कैसा उत्तक माना गया है?
तो पौधे में जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, पौधे में जो जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं, वे ऊतक के परिभाषा पर खरा नहीं उतरते हैं जो हम अब तक पढ़े हैं। यानी कि यह ऊतक में जो कोशिकाएं मौजूद रहती है, उनके आकार और आकृति क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनके कार्य भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जटिल अस्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अलग अलग आकृति एवं अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन सिंपल की बात करें, हम सिंपल में 3 प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़े थे। सिंपल में हम 3 प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़े थे, याद है? भूल गए? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों प्रकार के ऊतक में एक ही आकार आकृति के कोशिकाएं थे, उसके एक ही कार्य। यानी पेरेनकाइमा ऊतक में एक ही आकार आकृति के कोशिकाएं थे, उनके कार्य एक थे। कोलेनकाइमा में एक ही आकार आकृति के कोशिकाएं थे, उनके कार्य एक समान थे। स्क्लेरेनकाइमा में एक ही आकार आकृति के कोशिकाएं थे, उनके कार्य क्या थे, समान थे। लेकिन बात जब कॉम्प्लेक्स की होगी दोस्तों, तो इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि इनमें जो भी इनमें एक समान कोशिकाएं नहीं है, इनमें एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं नहीं है। इसमें अलग अलग कार्य और अलग अलग आकृति वाले कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं। क्लियर है? बात समझ गए? सिंपल क्यों है और कॉम्प्लेक्स के साथ क्या हो गया जो कॉम्प्लेक्स हो गया, इस बात को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जटिल अस्थायी ऊतक को आखिर जटिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जटिल अस्थायी ऊतक में एक आकृति वाले कोशिकाओं नहीं रहते हैं, एक समान कार्य करने वाले कोशिका, अलग अलग आकृति वाले कोशिकाएं रहते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मुख्य 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जटिल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। एक जाइलम और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के, जाइलम और जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं और फ्लोएम को हिंदी में क्या कहते हैं? पोषवाह कहते हैं। हालांकि अब इसका इंग्लिश नाम ही हिंदी में ज्यादा प्रचलन में रहता है। तो जाइलम कैसा ऊतक है दोस्तों? पौधा का कॉम्प्लेक्स है। फ्लोएम भी कैसा ऊतक है? कॉम्प्लेक्स। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स है। आइए पहले जाइलम को समझ लेते हैं। एक तो आप ये समझ गए हैं कि जाइलम कॉम्प्लेक्स है क्या? तो जाइलम अगर कॉम्प्लेक्स है तो क्या जाइलम में एक ही प्रकार का कोशिका होगा? निश्चित ही अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना होगा कि नहीं होगा? और यह जाइलम जो है दोस्तों, यह जाइलम जो है 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार के कोशिकाओं से? 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम कितने अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से? और वे 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं जो उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। आखिर जाइलम किन 4 अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला कोशिका का नाम है ट्रेकीड, ठीक है, ट्रेकीड्स। पहला कोशिका क्या है? ट्रेकीड्स। हिंदी में से वाहिनिकाएं कहते हैं, लेकिन आप इंग्लिश नाम ही याद रखें। पहला कोशिका ट्रेकीड। ये कोशिकाएं लंबे लंबे होते हैं दोस्तों। ये कोशिका क्या होते हैं? लंबे लंबे होते हैं और दोनों सिरों पर क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। यानी आप कह सकते हैं स्क्लेरेनकाइमा की तरह होते हैं। ये जो ट्रैकिड जो है, वाहिनिकाएं जो है, ये कोशिकाएं लंबे, माइक्रोस्कोप से देखने पर ये कोशिकाएं लंबे लंबे लगते हैं और दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। या कभी कभी आपको दोनों सिरों पर ये गोलाकार भी हो सकते हैं। दोनों सिरों पर क्या हो सकते हैं? गोलाकार भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। तो ट्रैकिड
पहला कोशिका। दूसरा कोशिका है दोस्तों वेसल्स। दूसरा कोशिका है दोस्तों वेसल्स। इसको वाहिकाएं कहते हैं, इसको वाहिकाएं कहते हैं दोस्तों। और इस कोशिका को अगर देखेंगे तो ये कोशिका भी दोस्तों थोड़ा बड़ा आकार का कोशिका होता है, ठीक है, बड़ा आकार का कोशिका होता है इस तरह से। और इन कोशिका में जगह जगह खांचे बने होते हैं। क्या बने होते हैं? खांचे बने होते हैं। तीसरा कोशिका है दोस्तों, तीसरा कोशिका है इसमें जाइलम में आपको वुड फाइबर, वुड फाइबर, या इसको जाइलम फाइबर भी कह सकते हैं, वुड फाइबर भी कह सकते हैं, और जाइलम फाइबर भी कह सकते हैं। और फाइबर यानी कि रेशा, फाइबर मतलब रेशा के समान, लंबे लंबे रेशे के समान इसके कोशिकाएं होते हैं। और चौथा कोशिका जो है दोस्तों वो है पेरेन्काइमा। चौथा कोशिका जो है वो कौन है? पेरेन्काइमा। इसको वुड पेरेन्काइमा भी कह सकते हैं, वुड पेरेन्काइमा भी कह सकते हैं, या इसको जाइलम पेरेन्काइमा भी कह सकते हैं। तो जाइलम कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला है ट्रेकीड, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है और चौथा है पेरेन्काइमा। के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, वही पेरेन्काइमा है। बस अंतर है कि ये पेरेन्काइमा जाइलम को बनाने में भाग लिया है तो इसे जाइलम पेरेन्काइमा कहते हैं। जब आप पेरेन्काइमा उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे तो पेरेन्काइमा उत्तक का काम था भोजन का क्या करना, वह यहां पर भी वो वही काम करेगा। तो पेरेन्काइमा कहां पर रहता है आप तो समझ ही बता ही दिए थे कि लगभग समस्त नए भाग जो अभी हरे हैं वहां पर पेरेन्काइमा होता है। सुतल थे जी, इतना लेट काहे हो गया? जब मन होता। कितना टाइम हो रहा है जी? कौन रहता है गेट पर? कौन है? कौन है? गजब स्थिति बना कर रखा है सब। आएगा पीछे, मतलब आगे भेज दिया कि एकदम पूरा माहौल खराब कर दीजिए क्लास के। तो दोस्तों आइए, जाइलम कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार। क्लियर हो गया? और कोशिकाओं का आकार भी देख लिए और पेरेन्काइमा की जो आकृति बताए तो वही आकृति का है। मतलब कुछ पेरेन्काइमा उत्तक जाइलम को बनाने में भाग लेते हैं और जाइलम उत्तक के अंतर्गत वे भोजन संग्रह करने का काम करते हैं। तो जाइलम 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ट्रेकीड से मिलकर बना होता है, वेसल से मिलकर बना होता है, फाइबर से मिलकर बना होता है और पेरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। जाइलम जटिल उत्तक कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 4 कोशिका याद हो गया ना? ट्रेकीड हो गया, वेसल्स हो गया, फाइबर हो गया और पेरेन्काइमा हो गया। अब आइए कि हम बताए थे कि सबके कार्य भी समान नहीं रहते। जटिल अस्थायी उत्तक में जो भी कोशिकाएं रहते हैं उनके आकार आकृति तो अलग अलग रहते ही रहते हैं। आपके सामने ट्रेकीड की कोशिका की आकृति कुछ इस तरह है, वेसल्स कोशिका की आकृति कुछ इस तरह होती है। अगर फाइबर के देखें तो ये फाइबर समान संरचना ही है, और फाइबर समान संरचना मतलब बड़े बड़े तंतु समान संरचना, बड़े बड़े तंतु समान संरचना, ठीक है, इस तरह का। और अगर पेरेन्काइमा को देखें तो पेरेन्काइमा को हम समझ ही गए थे कि ये गोलाकार, अंडाकार और अनियमित आकार के हो सकते कि ना। तो सारे कोशिका के आकार और आकृति क्या है? अलग अलग। अब इनके कार्य भी अलग अलग है, इनके कार्य भी क्या है? अलग अलग है। अब देखिए ट्रेकीड जो है दोस्तों, ठीक है, ट्रेकीड जो है यानी कि वाहिनिकाएं जो है इसका कार्य होता है मजबूती प्रदान करना। क्या प्रदान करना? मजबूती प्रदान करना, ठीक है, यानी पौधों को स्ट्रेंथ देना, सामर्थ्य प्रदान करना। बड़े बड़े वृक्ष कितने मजबूत होते हैं ये तो आपको अंदाजा होगा ही होगा ना।
बड़े बड़े वृक्ष कितने मजबूत होते हैं, उस मजबूती देने में, पौधे को मजबूत बनाने में जाइलम का बहुत बड़ा योगदान है। जाइलम ही पौधे को अंदर से मजबूत बनाते हैं। मजबूत बनाने वाला एक उत्तक हम पढ़ चुके हैं, एस्केलेरेनकाइमा, वो भी मजबूती दे रहा था पौधे को। लेकिन सामर्थ्य प्रदान करना मुख्य रूप से काम होता है जाइलम का। हालांकि जाइलम का मुख्य काम कुछ और है, लेकिन वे पौधे को सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो जाइलम में जो ये ट्रैकिड कोशिकाएं होता है, इसका काम होता है मजबूती देना, जाइलम उत्तक को मजबूत बनाना। और जब जाइलम उत्तक मजबूत बनते हैं तो पौधा मजबूत बनते हैं। दूसरा है दोस्तों वेसल्स, ठीक है। दूसरा क्या है? वेसल्स। अब वेसल्स का काम होता है जल का परिवहन करना। किसका परिवहन करना? जल का परिवहन करना। आप जानते हैं कि जल की मुख्य जरूरत पत्तियों को होती है। जल का जरूरत मुख्य रूप से पौधों में, पत्तियों में होता है, क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल क्या है? अनिवार्य है। जल क्या है? अनिवार्य है। अब जल की जरूरत मुख्य रूप से पौधा को पत्तियों में है, लेकिन पौधा जल ग्रहण कहां करते हैं? मिट्टी से। मिट्टी से जल कौन ग्रहण करता है? पौधा का जड़ ग्रहण करता है। यानी जड़ से जल अब पत्तियों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो पौधों में व्यवस्था यह बनी हुई है कि पौधों में जड़ों से जल पत्तियों तक पहुंचता है, अर्थात पौधों में जल की परिवहन की व्यवस्था है। और जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम का कौन कोशिका करता है? वेसल्स करता है। जाइलम का कौन कोशिका करता है? वेसल्स करता है। और तीसरा है दोस्तों क्या? फाइबर। तीसरा क्या है? फाइबर। इसका भी काम है दोस्तों पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। क्या करना? यांत्रिक सहायता प्रदान करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। यानी कि ट्रैकिड के तरह ही कार्य होता है इसका भी, फाइबर का भी। और पेरेन्काइमा के कार्य तो आप समझ ही चुके हैं। पेरेन्काइमा के कार्य तो आप समझ ही चुके हैं। पेरेन्काइमा का कार्य क्या है दोस्तों? भोजन का संग्रह करना। भोजन का संग्रह करना। तो जाइलम उत्तक जटिल उत्तक है, क्योंकि यह अलग अलग आकृति एवं अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जाइलम कुल कितने कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है? चारों कोशिका का नाम आपको याद हो गया? कभी कभी प्रश्न यही पूछता है कि निम्नलिखित में कौन जाइलम की कोशिकाएं नहीं है? तो ट्रैकिड, वेसल्स, फाइबर और सबके कार्य अलग है। ट्रैकिड का काम मजबूती प्रदान करना, वेसल्स का काम जल का परिवहन करना, फाइबर का काम यांत्रिक सहायता करना, पेरेन्काइमा का काम भोजन का संग्रह करना। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि जाइलम के कार्यों को अगर हम देखें कि जाइलम उत्तक का मुख्य काम क्या है, तो जाइलम का जो कोशिका करेगा वही जाइलम का ही न काम होगा। तो लेकिन जाइलम के काम को अगर देखें तो जाइलम के मुख्य 3 काम होते हैं। पहला मुख्य काम होता है जाइलम का क्या? जल का परिवहन करना। पहला मुख्य काम क्या होता है? जल का परिवहन करना। दूसरा मुख्य काम कर होता है पौधों को सामर्थ्य प्रदान करना। क्या प्रदान करना? सामर्थ्य प्रदान करना। और तीसरा सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ यानी मजबूती देना। और तीसरा काम होता है दोस्तों भोजन का क्या करना? संग्रह करना। भोजन का क्या करना? संग्रह करना। जाइलम का मुख्य काम क्या है? पौधे को सामर्थ्य प्रदान करना और भोजन का संग्रह करना। जाइलम के मुख्य कितने कार्य हैं? 3 कार्य। जल का क्या करना? परिवहन करना, सामर्थ्य प्रदान करना, पौधे को मजबूत बनाना और भोजन का क्या करना? संग्रह करना। जल के परिवहन करने में जाइलम के वेसल्स उत्तक काम करते हैं। सामर्थ्य प्रदान करने में आपको वुड, फाइबर और ट्रैकिड्स काम करते हैं। और भोजन संग्रह करने का काम
क्लियर हो गया। लेकिन एक बात ये भी जानिए कि जाइलम में जो 4 कोशिकाएं हैं, जाइलम में जो 4 कोशिकाएं हैं वे है ट्रेकिट्स। वे क्या है? ट्रेकिट्स। दूसरा कौन है? बेसस। और तीसरा कौन है? पेरेन कायमा। और चौथा कौन है? चौथा है आपको फाइबर। 4 कोशिकाएं। लेकिन जाइलम के इन 4 कोशिकाओं में फाइबर कोशिकाएं भी मृत कोशिकाएं हैं, ट्रेकिड कोशिकाएं भी मृत कोशिकाएं हैं, बेसस कोशिकाएं भी मृत कोशिकाएं हैं। लेकिन पेरेन्काइमा तो आप जान ही चुके हैं कि ये किन कोशिकाओं से बने हैं? जीवित कोशिका है। पेरेन्काइमा वास्तव में उत्तक है, कोशिका तो नहीं कह सकते हैं, यह उत्तक है। तो जाइलम में जो कोशिकाएं हैं उसमें अधिकांश कोशिका मृत कोशिका है। 4 में जो 3 कंपोनेंट है, यानी 4 में जो 3 कोशिकाएं हैं वे क्या है दोस्तों? मृत कोशिकाएं हैं। जीवित केवल कौन होता है? पेरेन्काइमा होता है। और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पेरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं से बना होता है। तो जाइलम के अधिकांश कोशिकाएं जीवित होते हैं या मृत होते हैं? जीवित होते हैं। जाइलम के अधिकांश कोशिकाएं क्या होते हैं? मृत होते हैं। 4 में जीवित केवल कितना होते हैं? 1 होते हैं। और इसका मुख्य काम होता है दोस्तों क्या करना? जल का परिवहन। जल का परिवहन करना। अब पौधे के अंदर जो जल का परिवहन होता है बड़ी ही जटिल तरीके से होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जाइलम का न सिर्फ संरचना जटिल होता है बल्कि इसका कार्य भी काफी जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। पौधे में जल का परिवहन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के जरिए होता है, जो जाइलम के जरिए होता है। आखिर जल का परिवहन पौधे में कैसे होता है, इसको हम बायोलॉजी के अगले चैप्टर, एक चैप्टर बना हुआ है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, वहां पर पढ़ने वाले हैं। तो जाइलम न सिर्फ संरचना में जटिल है दोस्तों, बल्कि जाइलम के कार्य भी काफी जटिल है। और सभी कार्यों में जाइलम का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वे है जल का परिवहन करना। और जल का परिवहन मुख्य कार्य हम इसलिए बता रहे हैं कि जल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधा का अस्तित्व बचा रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम करें कि जाइलम का जो मुख्य काम है जल का परिवहन होना। और जाइलम का जो जाइलम के अंदर जो जल का परिवहन होता है वह काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के जरिए होता है। और ये परिवहन दोस्तों कैसे होता है? तो परिवहन होते हैं जड़ से तना और तना से पत्ती। यानी कि जाइलम में जल का परिवहन केवल एक दिशा में होता है, यानी कि एक दिशीय होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। जाइलम में जल का परिवहन केवल कितने दिशा में? एक दिशा में होता है। यानी कि जाइलम के अंदर जल जाएगा लेकिन वह केवल किस दिशा में जाएगा? और वह दिशा किस तरफ होगी? अब कहिएगा कि अगर पत्ती में ज्यादा जल पहुंचा दिया गया है तो अब जल को नीचे ले आएगा जाइलम, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बनी हुई है जाइलम में। जाइलम जल का परिवहन कर सकते हैं लेकिन एक ही दिशा में कर सकते हैं, और वो दिशा होती है जड़ से तना, तना से पत्ती, जड़ से तना, तना से पत्ती। क्लियर हो गया? अब कहिएगा कि ज्यादा पानी पहुंच जाएगा तब क्या होगा? पत्ती तो पानी के लोडे से टूटकर गिर जाएगा। तो दोस्तों यह व्यवस्था, इस व्यवस्था से बचने के लिए पौधों में जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। पौधों में एक और प्रक्रिया पाई जाती है ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पौधे में होने वाली एक ऐसी विशेष प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे पत्तियों में पहुंचे अतिरिक्त जल को वाष्प में बदलकर बाहर छोड़ देते हैं।
यानी अतिरिक्त जल अगर पत्तियों तक पहुंचा तो इससे कोई हानि नहीं है। वे अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पौधे क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए एक बार पुनः जाइलम को समझ लीजिए आप। जाइलम जो है वह 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या जाइलम 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। क्योंकि 4 कोशिका बोलेंगे ना थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि जाइलम का एक कंपोनेंट जो पेरेन्काइमा है ये कोशिकाओं का समूह है, अर्थात यह उत्तक है। तो कोशिका कहने से ज्यादा बेटर रहता है कि जाइलम 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, और 4 तत्व ट्रेकीड, बेसल्स, फाइबर और फाइबर को जाइलम फाइबर और या उड फाइबर कहा जाता है। पेरेन्काइमा को जाइलम पेरेन्काइमा या उड पेरेन्काइमा दोनों नामों से कहा जाता है। चारों कोशिका की आकृति अलग अलग है और कार्य भी क्या है, अलग अलग है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, जाइलम का मुख्य कार्य जल का सामर्थ्य, भोजन का। जाइलम का मुख्य काम जो है जल का परिवहन करना। इस परिवहन में कौन कोशिकाएं भूमिका निभाती है, जाइलम के अधिकांश कोशिकाएं क्या होती है दोस्तों, मृत होती है। 4 तत्व में 3 तत्व क्या होते हैं, जीवित केवल कौन होते हैं, पेरेन्काइमा का काम है, जाइलम का काम है जल का परिवहन करना। लेकिन जाइलम जल का परिवहन कितने दिशा में, केवल एक दिशा में, और दिशा किधर से किधर। क्लियर हो गया, जाइलम से अब कोई प्रश्न आपको पूछने वाला नहीं। आ जाते हैं दूसरा जटिल उत्तक कौन था दोस्तों, फ्लोएम। फ्लोएम हिंदी में भी अब फ्लोएम ही चल रहा है। तो फ्लोएम ये भी जाइलम के तरह जटिल उत्तक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। 2 ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम और। अब जो भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है दोस्तों, जो भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो अलग अलग कार्य और अलग अलग आकृति वाले कोशिकाओं से बना होता है, ये हम जान चुके। तो फ्लोएम में भी वही काम होगा दोस्तों, ये भी अलग अलग कार्य करने वाले और अलग अलग आकार वाले कोशिकाओं से बना होगा। और जाइलम के तरह दोस्तों फ्लोएम भी कितने प्रकार के कोशिका, 4 प्रकार। जाइलम में भी 4 और फ्लोएम में भी 4। जाइलम में भी 4, फ्लोएम में भी 4। पहला कोशिका है सीबी ट्यूब, ठीक है, सीबी ट्यूब, इसको हिंदी में कहते हैं चालनी नलिका। दूसरा कोशिका है दोस्तों कंपेनियन सेल, सहकोशिका या कभी कभी से सहचर कोशिका भी कहते हैं। और तीसरा है वही जो जाइलम में था, यानी फाइबर, इसको फ्लोएम फाइबर कहते हैं या ब्लास्ट फाइबर भी कहते हैं। फ्लोएम फाइबर भी कहते हैं या दूसरा इसका नाम क्या है, ब्लास्ट फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। वही फाइबर है जो जाइलम में था, अंतर यही है कि फ्लोएम वाले में है तो इसे फ्लोएम फाइबर हम कहेंगे। और चौथा भी वही है दोस्तों, कौन, पेरेन्काइमा। तो जाइलम के तरह फ्लोएम भी कितने कोशिकाओं से बना है या कितने तत्वों से मिलकर बना है, 4। चालनी नलिका, सहकोशिका, फाइबर और पेरेन्काइमा। अब दोस्तों चालनी नलिका जो है, चालनी नलिका इसकी आकृति को देखिएगा। चालनी नलिका सबकी आकृति अलग अलग होता है। चालनी नलिका की आकृति अगर देखिए तो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है चालनी नलिका, ठीक है। ये है दोस्तों चालनी नलिका, इस तरह से। अगर चालनी नलिका फ्लोएम के सीबी ट्यूब्स को आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको यह दिखाई पड़ेगा, चालनी नलिका।
और बीच बीच में दोस्तों आपको बीच बीच में सहचर कोशिका मिलेगा। बीच बीच में कौन कोशिका मिलेगा? सहचर। यह है सहचर कोशिका बीच बीच में। अब फाइबर के तो बारे में जान गए, फाइबर तंतु समान संरचना है। फाइबर किसके समान संरचना है? ये जगह जगह पर तंतुओं के समान संरचना में रहते हैं। और पेरेन्काइमा के बारे में जान ही गए थे। पेरेन्काइमा जो है कैसा कोशिका है? गोलाकार अंडाकार कोशिका है। तो अगर फ्लोएम उत्तक को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उनके चारों कोशिकाएं इस तरह से यानी कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित दिखाई पड़ते हैं। ये जो चालनी नलिकाएं हैं और उसके बीच बीच में सह कोशिकाएं हैं। फाइबर के समान लंबे लंबे कोशिकाएं हैं और गोलाकार अंडाकार पेरेन्काइमा है। चारों कोशिका के आकार और आकृति एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से क्या है? अब आप कहिएगा कि सह कोशिका और पेरेन्काइमा की आकृति सेम लग रहा है। नहीं, ये बहुत छोटे हैं इसके तुलना में। ये उत्तक यानी एक कोशिकाओं का समूह है, लेकिन ये केवल एक कोशिका है। कंपेनियन सेल एक कोशिका है, जबकि पेरेन्काइमा कई कोशिका का क्या है? समूह है। इसलिए माइक्रोस्कोप में दोनों अलग अलग दिखाई देगा। तो फ्लोएम कितने तत्वों से मिलकर बना है? 4 तत्वों से मिलकर बना है। फ्लोएम कितने तत्वों से मिलकर बना है? 4 तत्वों से मिलकर बना है। याद हो गया ना? सीबी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइबर और अब देखिए फाइबर का जो काम जाइलम में था, फाइबर का जो काम जाइलम में था वही काम फ्लोएम में भी है, यानी मजबूती प्रदान करना। पेरेन्काइमा का जो काम जाइलम में था वही काम फ्लोएम में है, भोजन का क्या करना? संग्रह करना। अब ये क्या काम करते हैं दोस्तों? तो सीबी ट्यूब जो है यानी फ्लोएम का अगर मुख्य काम देखिएगा तो फ्लोएम का जो मुख्य काम होता है, ठीक है, अगर फ्लोएम के मुख्य काम को देखेगा तो फ्लोएम का मुख्य काम भी 3 है। फ्लोएम का भी मुख्य काम क्या है? 3 है। पहला मुख्य काम क्या है दोस्तों? भोजन का परिवहन करना। भोजन का क्या करना? परिवहन करना। पहला मुख्य काम है भोजन का परिवहन करना। भोजन का परिवहन, और भोजन का परिवहन क्यों करना जरूरी है? तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन मुख्यतः कहां बनती है? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन मुख्य रूप से कहां बनता है दोस्तों? पत्तियों में बनता है। लेकिन भोजन की जरूरत तो हर भागों को न है, जड़ को भी है, तना को भी है। तो पौधे में जरूरत है कि पत्तियों द्वारा तैयार भोजन जड़ तक पहुंचे, तना तक पहुंचे, और इसके लिए पौधे में किसकी व्यवस्था बनी हुई है? भोजन के परिवहन का, जो किसके द्वारा संपन्न होता है? फ्लोएम के द्वारा संपन्न होता है। और भोजन का परिवहन फ्लोएम का कौन कोशिका करता है? सीबी ट्यूब। बाकी कंपेनियन का काम है इसको मदद करना, इसका काम भोजन का परिवहन नहीं करना। सीबी ट्यूब यानी चालनी नलिका जो भोजन का परिवहन का कार्य करती है उसको सहायता देती है, इसीलिए इसका नाम है सह कोशिका, सहायता देने वाला कोशिका। तो फ्लोएम का मुख्य काम क्या हो गया? भोजन का क्या करना। और दूसरा मुख्य काम दोस्तों वही पौधे को क्या प्रदान करना? मजबूती प्रदान करना। और तीसरा काम क्या है दोस्तों? भोजन का संग्रह करना। अब आप कहिएगा भोजन संग्रह बहुत ज्यादा हो रहा है, जाइलम में भी भोजन संग्रह हो रहा है, फ्लोएम में भी भोजन संग्रह हो रहा है, और इससे पहले जो सिंपल पढ़े थे पेरेन्काइमा उसका मुख्य काम यही था। आखिर इतना भोजन संग्रह कैसे हो रहा है दोस्तों? तो ये बात समझ लीजिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बहुत भोजन तैयार कर लेते हैं। अब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में हो सकता है। जब तक सूर्य की रोशनी पौधों को मिल रही है लगातार पौधे में प्रकाश संश्लेषण होते रहते हैं। लगातार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होते रहने के कारण पौधे में ढेर सारे भोजन का निर्माण होता है, ढेर सारे, लेकिन उतना भोजन की जरूरत पौधे को है ही नहीं।
यानी पौधे में भोजन बनते हैं काफी ज्यादा, इस्तेमाल पौधे करते हैं बहुत कम। इसलिए जरूरी है भोजन का जगह जगह पर संग्रह हो। इसीलिए इतने जगह पर भोजन का संग्रह हो रहा है, क्योंकि भोजन है इतना दोस्तों। तो भोजन बहुत ज्यादा बनते हैं पौधों में और इस्तेमाल बहुत कम करते हैं पौधे में। तो उतना भोजन क्या बेकार होता है? नहीं दोस्तों। हम लोग जो पौधों के उत्पाद से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, हम लोग जो पौधों के उत्पाद से विटामिन प्राप्त करते हैं, पौधों के उत्पाद से जो प्रोटीन प्राप्त करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या कोई भी अन्य कंपोनेंट अगर पौधों के उत्पाद से हम प्राप्त कर रहे हैं तो ये जमा भोजन ही है ना पौधा का। आलू खाते हैं, आलू में कार्बोहाइड्रेट है। कहां से आया आलू में कार्बोहाइड्रेट? तो वहीं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन इतना बना कि आलू में संग्रहित रह गया, अब फिर हम उसका सेवन कर रहे हैं। तो संग्रहित भोजन अंत में जाकर जंतुओं के काम आते हैं। पौधे के उत्पाद से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, कहां से आया उसमें कार्बोहाइड्रेट? वही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन है, वही संचित भोजन है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संचित भोजन जो पौधे के विभिन्न विभिन्न भागों में रहते हैं, अंत में वे जंतुओं के काम आते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण से बना भोजन न सिर्फ पौधे इस्तेमाल करते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से जंतु भी इस्तेमाल करते हैं, जंतु भी इस्तेमाल करते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? लेकिन ध्यान दीजिए कि जाइलम में जो, ठीक है, जाइलम में जो कोशिकाएं हैं वे टोटल कितने हैं? 4 है, जिसमें पहला है आपका सीबी ट्यूब, ठीक है। ये कोशिकाएं दोस्तों क्या होता है? जीवित होता है। दूसरा कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल भी क्या होता है? जीवित होता है। तीसरा फाइबर, तो अब देख लेते जाइलम में ही देख लेते क्या होता है? मृत होता है। और चौथा पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा ये क्या होता है दोस्तों? एक और जाइलम को भी आप देखे थे, अब फ्लोएम को भी देख रहे हैं। जाइलम में अधिकांश कोशिकाएं मृत था, जबकि फ्लोएम का अधिकांश कोशिका क्या है? जाइलम का 4 में 3 मृत था, यहां फ्लोएम में 4 में 3 जीवित है, मृत केवल कौन है? तो अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है और ये भोजन का परिवहन करते हैं दोस्तों। भोजन का परिवहन भी फ्लोएम ऊतक के द्वारा पत्ती से तना और तना से कहां हो सकता है? जड़। लेकिन आप जानते हैं कि पौधों में पतझड़ की एक खास प्रक्रिया होती है। पौधे कभी कभी पतझड़ के शिकार हो जाते हैं। तो जब पतझड़ हो जाते हैं तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है जानते हैं दोस्तों? वैसे स्थिति में जड़ में जो भोजन संचित हुआ है वे फिर कहां जाने लगते हैं? तना की ओर जाने लगते हैं, शाखाएं की ओर जाने लगते हैं। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों में होता है और पत्तियों से तैयार भोजन फ्लोएम के द्वारा तना और जड़ में आता है। लेकिन कभी कभी पौधों में जरूरत पड़ती है कि जड़ से भोजन तना और ऊपर की ओर जाए, क्योंकि जब पतझड़ हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा। लेकिन आप जानते हैं कि पतझड़ हो जाने के बाद भी पौधे जीवित रहते हैं। आखिर कैसे जीवित रहा? तो दोस्तों जब वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा था तो ढेर सारा भोजन जमा कर दिया था, कहां पर? और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो अब वो संचित भोजन जो ढेर सारा है, कहां पर? तना में भी है, जड़ में भी है, अब वो एक दूसरे मतलब दूसरी तरफ गमन करने लगता है। यानी कि फ्लोएम में भोजन का परिवहन हर संभव दिशाओं में हो सकता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन हर संभव दिशाओं में हो सकता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, पत्ती से जड़ और जड़ से।
यानी जाइलम जल का परिवहन केवल एक दिशा में, जाइलम जल का परिवहन केवल एक दिशा में कर सकता है, लेकिन फ्लोएम भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में कर सकता है या सभी संभव दिशाओं में कर सकता है। दोस्तों क्लियर है बात, समझ गए? खेल खत्म है जाइलम फ्लोएम का। क्लियर है बात, समझ गए? आइए तो एक दूसरों का तुलना करते हैं कि क्या अंतर है जाइलम में और क्या अंतर है फ्लोएम। अब दोनों समझ चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। समानताएं और असमानताओं पर एक बार पुनः हम बात कर लेते हैं। बाकी तो दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस चैप्टर के क्वेश्चन पर गए कि नहीं? सारा खेल दोस्तों क्वेश्चन पर ही है। जो क्वेश्चन रटा वो दरोगा बना, और जिसको क्वेश्चन नहीं याद हुआ उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, याद करना ही एकमात्र रास्ता है, केवल याद करना। कहिएगा समझने का भी काम तो जरूरी है, तो वो काम तो हम कर ही रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए आपके पास जो मुख्य काम है वे सिर्फ याद करना, याद करना। पहला चैप्टर का सेल का सारा क्वेश्चन याद हो गया ना? हाँ याद रखिए, अभी से तय होगा। अब बहुत हमको पता है, बहुत जमा किया होगा कि बाद में याद करेंगे, वो कभी बाद में नहीं याद करेगा दोस्तों। और अब बाद में याद भी करेगा तो तब तक उसका जो पढ़ाए है उतर जाएगा दिमाग से, और उसके बाद धर पर आएगा और लाएगा यूनिक गाइड। ठीक है, और उसके बाद उसमें सेट मारेगा, और उसके बाद कहेगा हमको 70 आ रहा है, अब दरोगा हो जाएगा। अब परीक्षा में गया आ गया 50। तो ये सब के चक्कर में नहीं रहना है। एक एक प्रश्न जो हमारे नोट में है उसको याद करना है। अब बहुत कुछ लड़का ऐसा भी उसमें छांटने का काम करता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम जो नोट बनाए हैं छांटिए के बनाए हैं, और ऊपर से आप छोटिएगा तो परीक्षा से छटा जाइएगा दोस्तों। ठीक है, आइए जाइलम और फ्लोएम में पहला समानता दोस्तों, पहला समानता है कि ये भी जटिल उत्तक है और ये भी जटिल उत्तक है। फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स, जाइलम भी कॉम्प्लेक्स। दूसरा समानता यह है कि ये भी 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये भी 4 तत्व इसीलिए कर रहे हैं कि जाइलम के निर्माण में एक पेरेन्काइमा भाग लिया था, जो कोशिका न होकर क्या है, उत्तक। इसीलिए हम ये बोले कि जाइलम 4 कोशिकाओं से बना है, उसके जगह पर यह बोलना उचित होता है कि जाइलम 4 तत्वों से मिलकर बना है। और फ्लोएम भी कितने तत्वों से? 4 तत्वों से मिलकर बना है। जाइलम भी 4 तत्वों से मिलकर बना है, फ्लोएम भी। लेकिन अगर बात करेंगे कि इनके तत्व में, तो इसमें अधिकांश क्या है, मृत। 4 में 3 क्या है, मृत। पेरेन्काइमा को छोड़कर जाइलम में जो भी कोशिकाएं हैं सब क्या है। लेकिन अगर आप फ्लोएम की बात करिएगा दोस्तों, इसमें अधिकांश क्या है, जीवित है। इसमें अधिकांश कौन है, तो फ्लोएम के अधिकांश कोशिकाएं जीवित होते हैं। फाइबर को छोड़कर फ्लोएम में सारा का सारा क्या है, इसका मुख्य काम होता है जल का परिवहन, जल का, और जल का परिवहन इसमें केवल कितने दिशा में, केवल एक दिशा में, केवल एक दिशा में होता है। और इसका मुख्य काम होता है किसका परिवहन, भोजन का परिवहन। और भोजन का परिवहन किस दिशा में, सभी दिशा में। ठीक है, सभी दिशा में। या अगर पौधे के सभी दिशा कहते हैं तो 2 ही दिशा होती है, पत्ती से जड़ और जड़ से। तो देख लिए फ्लोएम और जाइलम के बीच जब हम तुलना के, तो इस बात को समझ गए ना, दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, दोनों 4-4 एलिमेंट से बना हुआ है। जाइलम का अधिकांश मृत है जबकि फ्लोएम का अधिकांश जीवित है। जाइलम जल का परिवहन करते हैं और फ्लोएम किसका,
अब आते हैं कि ये जाइलम और फ्लोएम पौधे में कहां पाए जाते हैं, ये समझना है। इससे पहले आप विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में समझ चुके हैं कि पौधे के हर वो भाग जहां पर वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है, वहां पर विभाज्योतिकी मौजूद है। पेरेन्काइमा सभी नए नए भाग जिसका निर्माण तुरंत हुआ वहां पर पाए जाते हैं। अब पेरेन्काइमा जाइलम और फ्लोएम में भी पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा झाड़ी वाले पौधों में लचीलापन प्रदान करने का काम कर रहा था और एस्केनकाइमा फलों के ऊपर, बीजों के ऊपर रहकर उसे मजबूत बनाने का काम कर रहा था। अब समझना है कि ये जाइलम और फ्लोएम किस भाग में पाए जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानिए कि जाइलम और फ्लोएम पौधे के समस्त भागों में पाए जाते हैं, समस्त भागों में पाए जाते हैं, समस्त भागों में, यानी कि ये जड़ से लेकर तना और तना से लेकर पत्ती। आप देख रहे थे कि जाइलम और फ्लोएम परिवहन का काम कर रहे थे। अब परिवहन का काम करने के लिए उसे हर जगह मौजूद रहना पड़ेगा ना, रहना पड़ेगा कि नहीं। तो जाइलम और फ्लोएम पौधे के समस्त भागों में मौजूद रहते हैं। जिस तरह बिजली, आप घरों में बिजली वायरिंग करते देखे ना, समस्त भागों में बिजली वायरिंग की जाती है ना, ताकि बिजली का सप्लाई हर जगह हो। उसी तरह जाइलम और फ्लोएम पौधों के समस्त भागों में रहते हैं। जाइलम और फ्लोएम पौधे के समस्त भागों में जड़ से लेकर तना तक इसका जाल बिछा होता है, पौधों में जाल बिछा होता है। और ये दोनों ऊतक यानी कि जाइलम तथा फ्लोएम की बात करिएगा तो दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साथ साथ, संपूर्ण भागों में साथ साथ पाए जाते हैं। ये नहीं कि जाइलम उधर है फ्लोएम उधर, दोनों एकदम साथ साथ। और तीसरी बात कि ये पौधे के सबसे आंतरिक भाग में रहते हैं, सबसे आंतरिक भाग में रहते हैं, सबसे आंतरिक भाग में रहते हैं। जैसे पौधे के ऊपर छाल होता है, फिर उसके नीचे का परत होता है, उसके नीचे का परत होता है, तो ये सबसे भीतरी भाग में होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक पौधों के समस्त भागों में होते हैं। जाइलम और फ्लोएम ऊतक पौधों के समस्त भागों में साथ साथ होते हैं और जाइलम और फ्लोएम पौधे के सबसे आंतरिक भागों का निर्माण करते हैं। अब पौधे को देखे होंगे, बड़े बड़े वृक्षों को काटिएगा ना, बीच में साल होता है, साल। वो साल क्या है? वो साल क्या है? जाइलम है, जाइलम है। कितना मजबूत होता है साल, उसमें कभी घून नहीं लगता है। वो वास्तव में क्या है? जाइलम है दोस्तों। क्या है? जाइलम है। जाइलम से उस साल का निर्माण होता है। तो जाइलम और फ्लोएम कहां कहां रहते हैं पता क्लियर हो गया ना? कैसे रहते हैं क्लियर हो गया ना? कहां पर रहते हैं क्लियर है, कैसे रहते हैं क्लियर। कार्य तो पहले से ही क्लियर हो चुका है। जाइलम फ्लोएम का अंत हो चुका है दोस्तों। क्लियर कहिए, जाइलम फ्लोएम में कोई अब दिक्कत? समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं दोस्तों, ऊतक मुख्यतः इतने होते हैं। ऊतक मुख्यतः इतने ही होते हैं। 3 प्रकार का मेरिस्टेमेटिक, 3 प्रकार का सिंपल और 2 प्रकार का 3 3 6 2 8 ऊतक। पौधों में तो 2 ही ऊतक है, लेकिन बंटवारा किए तो मुख्य कितना ऊतक निकला? 8 ऊतक निकला। लेकिन इस 8 ऊतक के अलावे पौधे में कुछ और भी ऊतक होते हैं जो पौधों को सुरक्षा देने का काम करते हैं। ध्यान दिए बातों को दोस्तों कि पौधों में 2 ही ऊतक हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। लेकिन जब इन ऊतकों को हम विस्तार दिए तो कुल मिलाकर हमें 8 प्रकार के ऊतक मिले। तो पौधों में मुख्यतः विस्तारित रूप से कितने ऊतक होते हैं? तो 8 प्रकार के।
आठों का कार्य याद हो गया ना। एपिकल का काम था लंबाई बढ़ाना, लेटरल का काम था मोटाई बढ़ाना। एपिकल का काम लंबाई बढ़ाना, लेटरल का काम, इंटरसेल्युलर का कोई विशेष कार्य नहीं था। पेरेन्काइमा का काम था भोजन संग्रह करना। कोलेनकाइमा का काम था प्रत्यास्था प्रदान करना। किस पौधे को? सभी या झाड़ी वाले पौधे को? झाड़ी आकार के पौधे को, सभी पौधे को नहीं। एस्क्लेनकाइमा का काम था मजबूती देना। जाइलम का काम जल का परिवहन। अफ्लोएम का काम, ये मुख्य कार्य, और भी कई कार्य जो हम बताएं आपको, मुख्य कार्य यही है। लेकिन इन कार्यों के अलावे भी पौधे में कुछ और उत्तक होते हैं जो काम करते हैं सुरक्षा देने का। और सुरक्षा देने का जो काम करते हैं उसमें जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसका मुख्य स्थान होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो लेयर होता है उसका मुख्य स्थान होता है। तो अब दोस्तों हम पौधों में पाए जाने वाले उत्तक तंत्र के बारे में बात करेंगे। जिस तरह जंतुओं के शरीर में अंग तंत्र होते हैं ना, उसी तरह पौधों में क्या होते हैं? उत्तक तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? उत्तक तंत्र होते हैं। तो इसको समझने का आप प्रयास करिए। प्लांट का टिश्यू सिस्टम को हम समझते हैं, उत्तक तंत्र को। हालांकि इसका जिक्र नोट में नहीं किया गया है, लेकिन प्रश्न है इससे संबंधित, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको आप बेहतरीन तरीके से समझिए। और नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्लियर है? टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब समझने से ज्यादा नोट करने पर ही ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नोट नहीं भी किए हैं तो बुक तो आप रखते ही होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बुक आपके पास ना होगा और हमारे नोट के भरोसे ही आप हो। बुक एक दो रहते हैं, इसीलिए छूट जाएगा तो आप बुक से देखकर फिर छाप सकते हैं, लेकिन समझ से बाहर निकल जाएगा तो उसे बुक से समझ नहीं सकते, समझाएंगे केवल हम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम पर आइए दोस्तों। पौधों में टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। जिस तरह जंतुओं में आप देंगे पाचन तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं, उत्सर्जन तंत्र होते हैं, ये जंतु में होते हैं। पौधे में तो पौधे में क्या होते हैं? उत्तक तंत्र होते हैं, टिश्यू सिस्टम होते हैं। एक किचन वाला फीलिंग आ रहा है जी। क्या गिरा? क्या गिरा? अब बोतल गिरा। बोतल भी बर्तन वाला है, आवाज मार। ठीक है, संभालिए संभालिए। ठीक है, गिरा बोतल, फीलिंग आ रहा है कोई बर्तन गिर गया है। बोतल स्टील का है क्या? आइए, अच्छा क्लास के बाद चेक करेंगे बोतल किसका। टिश्यू सिस्टम, पौधे का शरीर किससे बना हुआ दोस्तों? टिश्यू सिस्टम से बना हुआ है। अब कहिएगा ये टिश्यू सिस्टम क्या होता है? तो उत्तकों का समूह क्या है? टिश्यू सिस्टम, यानी एक टिश्यू सिस्टम में एक समान कार्य करने वाले कई टिश्यू होते, कई उत्तक होते। अब पौधों में 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम होते हैं। आगे प्रोटेक्टिव टिश्यू है, नोट्स में आ जाएगा प्रोटेक्टिव टिश्यू, ध्यान दीजिए। पहले पौधों का शरीर किससे बना होता है? अब यह उत्तक तंत्र क्या है? तो आप कह सकते हैं कि समान कार्य करने वाले उत्तक के समूह को, समान कार्य करने वाले उत्तक के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू सिस्टम कहते हैं। समान कार्य करने वाले उत्तक के समूह को क्या कहते हैं? जिस तरह जंतुओं में अंग तंत्र होते हैं, ठीक उसी तरह पौधे में क्या होते हैं? उत्तक तंत्र होते हैं। और पौधों में कितने प्रकार के उत्तक तंत्र? यानी आप कह सकते हैं पौधों का पूरा शरीर 3 प्रकार के उत्तक तंत्र से मिलकर बना हुआ है। और ये 3 प्रकार के उत्तक तंत्र कौन है? तो सबसे बाहर में है एपिडर्मल
टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये सबसे बाहरी भाग, पौधों का सबसे बाहरी भाग किस उत्तक तंत्र से मिलकर बना है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद दूसरा जो है दोस्तों ग्राउंड या फंडामेंटल, ग्राउंड या फंडामेंटल, हिंदी में भी यही लिखिए, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और ये टिश्यू सिस्टम पौधे के मध्य भाग का निर्माण करते हैं। किस भाग का? पौधे के बाहरी भाग का निर्माण किस उत्तक के द्वारा या किस उत्तक तंत्र के द्वारा? एपिडर्मल टिश्यू या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के नीचे क्या पाया जाता है? और ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम पौधे के मध्य भाग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? और सबसे भीतर में होता है भास्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? भास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। कौन होता है दोस्तों? तो पौधे का शरीर उत्तक तंत्र से मिलकर बना होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह जंतुओं का शरीर अंग तंत्र से मिलकर बना होता है। उत्तक तंत्र क्या है? तो समान कार्य करने वाले उत्तक के समूह को ही क्या कहते हैं? उत्तक तंत्र कहते हैं। और पौधे में कितने उत्तक तंत्र होते हैं? 3। एपिडर्मल वो उत्तक तंत्र है जो पौधे के बाह्य परत का निर्माण करते हैं। पौधे के बाह्य परत का निर्माण करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पौधे के बाह्य परत का निर्माण करते हैं। ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम पौधे के मध्य भाग का निर्माण करते हैं। और भास्कुलर टिश्यू सिस्टम पौधे के आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं। पौधे के आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ गए कितने प्रकार के उत्तक तंत्र है? और यह उत्तक तंत्र पौधे के शरीर में एक निश्चित व्यवस्था में सजे होते हैं, यत्र तत्र बिखरे नहीं होते हैं। ये जो तीनों उत्तक तंत्र है ये पौधे में एक व्यवस्था के अनुरूप रहते हैं। यानी सबसे ऊपर में रहेगा एपिडर्मल, उसके बाद रहेगा ग्राउंड या फंडामेंटल, और उसके बाद क्या रहेगा? क्लियर है? पौधे के सबसे ऊपरी भाग किस उत्तक तंत्र से बने होते हैं? पौधे के मध्य भाग का निर्माण किस उत्तक तंत्र से? पौधे के सबसे आंतरिक भाग। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लिए ना? कुछ छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन क्लास अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, इसीलिए छूट जाएगा तो अभी मौका है, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। लेकिन कितना देखिएगा? 2 घंटा क्लास करिए फिर 2 घंटा ऑनलाइन देखिए, पता चलेगा रिवीजन करने का समय नहीं। बहुत आदमी क्लास करते करते भी नौकरी से दूर हो जाते हैं। इतना क्लास करता है परीक्षा से छट जाता है। दोस्तों क्लास करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन क्लास करना अनिवार्य नहीं है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी से रिजल्ट दिए हैं, और ये दरोगा का नहीं IAS तक का रिजल्ट दिए। फिर भी क्लास आने से क्या होता है कि पढ़ने का जो सिलेबस है वो क्लियर हो जाता है, पढ़ना क्या है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन कोई क्या चाहेगा कि हम सिर्फ क्लास करके नौकरी निकाल लें? हम तो क्लास लेते लेते नौकरी नहीं निकाल पाए हैं दोस्तों। ठीक है, आप करते करते नौकरी कहाँ से निकाल पाइएगा? इसीलिए केवल क्लास के भरोसे से नहीं, सेल्फ स्टडी करना अनिवार्य है। यानी क्लास के बाद आपके लाइफ का जो समय बच रहा है, दिन के लाइफ का, पूरे लाइफ का हम बात नहीं कर रहे हैं, वो सारा समय सिर्फ सेल्फ स्टडी पर दीजिए। घर पर पढ़ना आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। आप नहीं पढ़िएगा तो तय है नौकरी नहीं होगा। अब कहीं घर पर पढ़ना क्यों जरूरी है? तो रिवीजन आप कहां पर करिएगा?
घर पर, क्योंकि यहाँ दूसरा बैच पे आएगा, फिर जगह है, रिवीजन यहाँ पर करिएगा। अगर जगह रहता निश्चित तौर पर 8 घंटा यही रोक लेते, 2 घंटा पढ़ाते या बाकी 6 घंटा रिवीजन करवाते। लेकिन दोस्तों आर्थिक रूप से ऐसा करना संभव नहीं है, इसीलिए घर पर पढ़ते रहिए और जो भी समय है पढ़ते रहिए। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? ये नहीं कि अभी समझ के कल से पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं साहब? हाँ। आइए दोस्तों, तो 3 प्रकार के उत्तक तंत्र क्लियर हो गया। आते हैं पहला उत्तक तंत्र पर। थोड़ा ज्यादा हम विस्तार में नहीं देंगे इसको, लेकिन प्रश्न आ गए हैं तो पढ़ाना जरूरी है। यानी इससे पहले इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ाते थे, टिश्यू सिस्टम को, लेकिन अब जो एग्जाम हुआ इस बार, इसमें इससे प्रश्न आ गया, तो अब इसको पढ़ लेना जरूरी है। और जो बात हम पढ़ा रहे हैं मुख्यतः 11th का टॉपिक है, तो इसलिए पूरा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपसे हम ऊपर ऊपर से बता रहे हैं इस उत्तक तंत्र को। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन इसी तरह से आए हुए हैं कि पौधे के मध्य भाग का निर्माण किस उत्तक तंत्र से होता है, तो अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में आपको कोई दिक्कत होगा? पूछ देगा कि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम पौधे का कौन सा भाग निर्मित करते? आंतरिक। तो इस तरह से ऊपर ऊपर से प्रश्न आएगा, तो अब आप जवाब निश्चित तौर पर दीजिएगा। तो पहला टिश्यू सिस्टम कौन है? वाह, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। यह टिश्यू सिस्टम में जो कोशिका होता है उसका नाम है एपिडर्मिस टिश्यू। उसका क्या नाम है? एपिडर्मिस टिश्यू। और इस टिश्यू सिस्टम में जीवित भी होते हैं और मृत भी होते हैं। जैसे पेड़ का छाल मृत है, अब पेड़ का ऊपरी परत जो लगभग हरा होता है वो क्या है? जीवित है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो टिश्यू है उसका नाम है एपिडर्मिस टिश्यू। और इस टिश्यू में कुछ जीवित भी होते हैं और कुछ मृत भी होते हैं। कुछ जीवित भी होते हैं, कुछ मृत भी होते हैं। और इस टिश्यू सिस्टम का मुख्य काम है पौधों को क्या देना? सुरक्षा देना। पौधों को क्या देना? सुरक्षा देना। किससे? गर्मी से सुरक्षा देना, ठंडा से सुरक्षा देना, परजीवी कीट से सुरक्षा देना, परजीवी कीट से सुरक्षा देना, ठीक है, कवक यानी कि किसी भी प्रकार के संक्रमण से सुरक्षा देना। यानी जो कहिए ना, जो काम हमारे शरीर में हमारी त्वचा की है, जो काम हमारे शरीर में हमारे त्वचा की है, वही काम पौधों में किसका है? एपिडर्मल टिश्यू का। यानी कि मुख्य काम इसका है सुरक्षा देना, गर्मी ठंडा से पौधे को बचा कर रखना, ठीक है, परजीवी कीट से इसको बचा कर रखना, विभिन्न प्रकार के संक्रमण से बचा कर रखना पौधे को। एपिडर्मल टिश्यू का भाग है। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? पूछ देगा पौधे के ऊपरी बाह्य उत्तक को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस का मुख्य काम क्या है? सुरक्षा देना। एपिडर्मिस में किस प्रकार के कोशिकाएं रहते हैं? पौधे के संपूर्ण बाह्य परत का निर्माण किस उत्तक तंत्र के द्वारा? दूसरा पर आ जाए, दूसरा पर आ जाते हैं दोस्तों, बस इतना ही जानना है। एपिडर्मिस दूसरा है ग्राउंड एंड नहीं, या ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। अब इसमें कौन कौन से टिश्यू रहते हैं? या कोई एक परत नहीं है, ये पौधे को मध्य भाग का निर्माण करने वाला है। और इस टिश्यू सिस्टम में देखिएगा तो सबसे ऊपर में पाया जाता है दोस्तों क्या? कॉर्टेक्स। क्या पाया जाता है? कॉर्टेक्स, हिंदी में भी कॉर्टेक्स। यानी कि ग्राउंड और फंडामेंटल में कौन कौन सा उत्तक या कौन कौन सा परत है? तो सबसे ऊपर में क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद पेरीसाइक्लिक, उसके बाद पीथ है, उसके बाद पीथ, हिंदी में भी पीथ, और उसके बाद मेडुलरी, ठीक है, मेडुलरी रे,
मेडुलरी रे, यानी कि ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कितने परतों से मिलकर बना है? 4 परत। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइक्लिक, पेरिसाइक्लिक के बाद पीथ और पीथ के बाद मेडुलरी। क्लियर है? यानी कि पौधे के सबसे ऊपर में एपिडर्मिस, पौधे के सबसे ऊपर में एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइक्लिक के बाद पीथ के बाद मेडुलरी। ठीक जैसे हमारे शरीर में परत है ना, हमारा शरीर 3 परत का बना है। त्वचा, मांसपेशी, त्वचा, त्वचा के नीचे मांसपेशी और सबसे नीचे आहार नाल होता है। सबसे भीतर में क्या होता है? तो मानव का शरीर 3 परतों से बना है। उसी तरह पौधे में कई परत है। सबसे ऊपर में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइक्लिक के बाद पीथ के बाद, ये पूरा एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? ये पूरा एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? अब कॉर्टेक्स वाला भाग 3 भागों में बटा होता है दोस्तों। अब कहिएगा इतना काहे बांट रहे हैं दोस्तों? हमने बांटे हैं। ठीक है, ये तो जीव वैज्ञानिकों का ही काम है दोस्तों, लेकिन सिर्फ बांटा गया है। कॉर्टेक्स 3 परत से मिलकर बना होता है। हाइपोडर्मिस, हाइपो, बीच वाला जनरल कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरल कॉर्टेक्स। और अंतिम वाला क्या कहलाता है? इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स कितने भागों में बटा हुआ है? पौधे के सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस, पौधे के सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस के बाद के परत कॉर्टेक्स के बाद के परत पेरिसाइक्लिक के बाद के परत और सबसे भीतरी पर पीथ के बाद। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि पौधे में एपिडर्मिस के बाद के परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। या इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि पौधों में एपिडर्मिस और पेरिसाइक्लिक के बीच कौन परत है? एपिडर्मिस और पेरिसाइक्लिक के बीच कौन परत है? या प्रश्न यह आ सकता है पौधे में कॉर्टेक्स और पीथ के बीच कौन परत पाए जाते हैं? या मतलब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? अब आइए, एपिडर्मल का मुख्य काम था पौधों को सुरक्षा देना। एपिडर्मल का मुख्य काम क्या था? अब इसका मुख्य काम क्या हो गया दोस्तों? इस ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का मुख्य काम है भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना तथा उसका संग्रह करना, तथा उसका संग्रह करना, तथा उसका संग्रह करना। ठीक है, जिस तरह एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मुख्य काम क्या था? पौधे को सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना। ठीक उसी तरह ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का क्या करना? निर्माण करना। क्लियर हो गया? समझ गए? कॉर्टेक्स पुनः कितने परतों में बना है? ठीक, नोट करते जा रहे हैं ना? अगला है, अब तीसरा कौन टिश्यू सिस्टम? भास्कुलर, भास्कुलर टिश्यू सिस्टम। भास्कुलर टिश्यू सिस्टम पौधे के किस भाग को निर्मित करते हैं? आंतरिक भाग को निर्मित करते हैं। यह टिश्यू सिस्टम क्या करता है दोस्तों? आंतरिक भाग का निर्माण करता है। और यह टिश्यू सिस्टम कितने को उत्तकों से मिलकर बना होता है? तो 3 उत्तक से मिलकर बना होता है, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम और अब के कैम्बियम, तो कैम्बियम उत्तक ही है जो जाइलम फ्लोएम के साथ पाए जाते हैं। कैम्बियम उत्तक ही है जो कहां पाए जाते हैं? या कैम्बियम उत्तक ही है जो किसके साथ पाए जाते हैं? कुछ भी कह सकते हैं आप। तो जिस तरह से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिस तरह से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कॉर्टेक्स, पेरिसाइक्लिक,
पीत और मेडुलरी रेज से तैयार हुआ, ठीक उसी तरह वास्कुलर सिस्टम में कितने ऊतक होते हैं? पौधे के वास्कुलर सिस्टम कितने ऊतक से बना होता है? कौन कौन? कभी कभी सीधा यह प्रश्न पूछ सकता है कि कैम्बियम किसका भाग है? जाइलम फ्लोएम किसका भाग है? कॉर्टेक्स पेरिसाइक्लिक किसका भाग है? ग्राउंड या? और इस टिश्यू सिस्टम का प्रमुख कार्य जो है दोस्तों, प्रमुख कार्य जो है इस टिश्यू का प्रमुख कार्य है जल, ठीक है, तथा जल तथा भोजन का क्या करना? जल तथा भोजन का क्या करना? परिवहन करना, पौधों को मजबूत बनाना। तीनों टिश्यू सिस्टम का कार्य समझ गए। एपिडर्मिल का काम था सुरक्षा देना, ग्राउंड और ये ग्राउंड या फंडामेंटल का काम था भोजन का निर्माण तथा संग्रह करना, और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का काम है जल तथा भोजन का, और जल तथा भोजन का परिवहन कौन करता है? कैसे करता है ये सब आप समझ चुके हैं ना। तो जल तथा भोजन का परिवहन करना ही वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का काम होता है। क्लियर हो गया? टिश्यू सिस्टम को समझ गए? कोई दिक्कत है? नोट कर लिए? अब हम पढ़ेंगे वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का प्रकार। सभी पौधे का वास्कुलर टिश्यू सिस्टम एक जैसे नहीं होते। सभी पौधे का वास्कुलर टिश्यू सिस्टम एक जैसे, तो भिन्न भिन्न पौधों में वास्कुलर टिश्यू सिस्टम कैसे होते हैं ये अब समझना जरूरी है। कहिएगा ये समझना क्यों जरूरी है? तो इससे भी प्रश्न आ रहे हैं अब, ठीक है, इससे भी प्रश्न आ रहे हैं। और इससे अगर किन्हीं को दरोगा के साथ साथ बीपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो बीपीएससी में ये पूछा हुआ है दोस्तों। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम किन किन ऊतकों से मिलकर बना? सभी प्रकार के पौधों में, सभी प्रकार के पौधे के वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम एक तरह से व्यवस्थित। जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम के व्यवस्था के आधार पर वास्कुलर सिस्टम भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। बात समझ रहे हैं ना आपको? सभी पौधे के वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम की व्यवस्था एक समान नहीं होती है। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम के व्यवस्था के आधार पर कई प्रकार में बांटा जाता है। आखिर यह वास्कुलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं वो हमको समझना है। लेकिन एक बार पुनः देख लीजिए, टिश्यू सिस्टम को आप समझ चुके हैं कि नहीं? समझ चुके हैं ना? पौधे का पूरा शरीर कितने टिश्यू सिस्टम से बना है? एपिडर्मल, ग्राउंड और वास्कुलर। एपिडर्मल क्या है? बाह्य परत है, ग्राउंड फंडामेंटल और वास्कुलर आंतरिक बाह्य। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन टिश्यू है? एपिडर्मिस टिश्यू में कैसे कैसे कोशिका है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मुख्य काम क्या है और किससे सुरक्षा देना है? समझ रहे हैं ना? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद पौधे के मध्य परत को ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, कॉर्टेक्स, पेरिसाइक्लिक पित्त और मेडुलरी। अगर पौधे के भिन्न भिन्न परतों को अगर क्रम से देखें तो पौधे के सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस, पौधे का एपिडर्मिस के बाद दूसरा परत कॉर्टेक्स, तीसरा परत, चौथा परत, पांचवा परत और छठे परत में जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम एक साथ पाए जाते हैं। आपको बोले थे कि जाइलम, फ्लोएम पूरा पौधा पाया जाता है लेकिन अलग अलग ना होकर। तो मेडुलरी रेज के बाद एकदम जाइलम, फ्लोएम का स्थान आ जाता है। जिस तरह कॉर्टेक्स, पेरिसाइक्लिक एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना, उसी तरह वास्कुलर सिस्टम में जाइलम, फ्लोएम एक दूसरे से अलग, एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। और कैसे कैसे जुड़े हुए हैं इसी के आधार पर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। तो आइए समझते हैं वास्कुलर
टिश्यू सिस्टम के प्रकार, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के प्रकार। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेडियल, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आर्य संवहन तंत्र। वास्कुलर सिस्टम का पहला प्रकार क्या है, रेडियल। वास्कुलर सिस्टम का पहला प्रकार क्या है, अब आइए समझिए कि रेडियल वास्कुलर सिस्टम में जाइलम फ्लोएम कैसे व्यवस्थित रहते हैं। तो इसमें आर्य में जाइलम तथा फ्लोएम अलग अलग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अलग अलग, तथा यह संवहन तंत्र पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। बात को समझे, ऐसा संवहन तंत्र जिसमें जाइलम फ्लोएम एक साथ न रहकर किया है अलग अलग, ऐसा संवहन तंत्र जिसमें जाइलम फ्लोएम एक साथ न होकर क्या है अलग अलग, उसे क्या कहेंगे, रेडियल वाला संवहन तंत्र पौधे के किस भाग में, जड़ में। अब अगर इसको फिगर से समझना है तो समझ जाइए, जैसे ये संवहन तंत्र का एक काट ले लिए, तो दोस्तों मान लीजिए यहां पर जाइलम है तो यहां पर फ्लोएम है, यहां पर जाइलम है तो यहां पर फ्लोएम है, यहां पर जाइलम है तो यहां पर फ्लोएम है, यहां पर जाइलम है तो यहां पर फ्लोएम है। तो इस तरह से अलग अलग व्यवस्थित रहते हैं। जाइलम फ्लोएम क्या रहते हैं, अलग अलग व्यवस्थित रहते हैं। दोनों की व्यवस्था क्या है, जाइलम 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 जाइलम। सब अलग अलग दोस्तों, जाइलम फ्लोएम क्या अलग अलग। क्लियर हो गया, बात समझ गए। आपको क्या याद रखना है कि पूछ देगा जड़ में कैसा संवहन तंत्र पाया जाता है, पौधे के जड़ में कैसा संवहन तंत्र, ऐसे संवहन तंत्र जिसमें जाइलम फ्लोएम अलग अलग है उसे क्या कहेंगे। तो 2 क्वेश्चन यहां पूछ सकता है कि जड़ में कैसा संवहन तंत्र, आर्य, या पूछ सकता है जाइलम फ्लोएम अलग है तो उसे क्या कहते हैं। अब संवहन तंत्र में आर्य समझ गए, दूसरा प्रकार पर आए, दूसरा प्रकार पर आ जाए, दूसरा प्रकार पर आ जाते। दूसरा प्रकार है कॉन्ज्वाइंट, हिंदी में से क्या कहेंगे, संयुक्त। अब इसका नाम ही है संयुक्त, मतलब जाइलम फ्लोएम क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं। जब जाइलम फ्लोएम अलग अलग है, जाइलम फ्लोएम अलग अलग है तो आर्य है, एक साथ जुड़ा हुआ है तो, एक साथ जुड़ा हुआ है तो। अब कॉन्ज्वाइंट भी 2 प्रकार के होते हैं। कॉन्ज्वाइंट भी कितने प्रकार के, एक होता है कोलेटरल, हिंदी में भी इसको क्या लिखिए, कोलेटरल। क्या, कोलेटरल। कोलेटरल में क्या होता है कि ये मान लीजिए संवहन तंत्र है, ठीक है, ये अगर संवहन तंत्र है, ये संवहन तंत्र है, तो ऊपर में रहता है फ्लोएम और नीचे में रहता है जाइलम। ऊपर में फ्लोएम और नीचे में, कभी कभी दोस्तों इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में एक परत कैम्बियम का रहता है, फिर ऊपर फ्लोएम ऊपर जाइलम।
जब संवहन तंत्र में के ऊपरी भाग में फ्लोएम निचले भाग में, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाला जो कोलेट्रल होते हैं वो कुछ इस तरह से, यानी कोलेट्रल भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इस तरह के कोलेट्रल को कहते हैं क्लोज्ड, यानी कि कैम्बियम नहीं है तो वो क्या है? क्लोज्ड। और जब कोलेट्रल वाले में कैम्बियम है तो उसे क्या कहते हैं? यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो ये खुला कोलेट्रल हो गया, और जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं है तो ये बंद कोलेट्रल हो गया। क्लियर हो गया? समझ गए? और दूसरा कॉन्जॉइंट का दूसरा टाइप है दोस्तों, कॉन्जॉइंट का दूसरा टाइप है बाय कोलेट्रल। बाय कोलेट्रल कैसे रहता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। बाय कोलेट्रल कैसे रहता है? तो ये मान लीजिए संवहन तंत्र, ये क्या है? तो ऊपर में क्या है? फ्लोएम, फिर क्या है? कैम्बियम, फिर क्या है? जाइलम, फिर क्या है? कैम्बियम, अब फिर क्या है? जब एक तरफ फ्लोएम एक तरफ जाइलम तो कोलेट्रल, और जब दोनों तरफ फ्लोएम बीच में जाइलम तो बायकोलेट्रल। ध्यान दिए कि नहीं? बायकोलेट्रल में ऊपर भी फ्लोएम है, नीचे भी, बीच में अलग करने के लिए कैम्बियम की परत। जबकि जाइलम फ्लोएम ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम तो उसको कोलेट्रल, और ऊपर नीचे फ्लोएम बीच में जाइलम को बायकोलेट्रल। तो संयुक्त समझ गए? संयुक्त कितने प्रकार के होते हैं? कोलेट्रल और कोलेट्रल भी कितने प्रकार के? क्लोज्ड और ओपन वाला में कैम्बियम है, क्लोज्ड वाला में कैम्बियम। क्लियर हो रहा है ना? समझ रहे हैं ना? क्लियर क्लास में नहीं होगा? नोट कर रहे हैं ना? नोट करिएगा तो देख लीजिएगा। कोलेट्रल और बायकोलेट्रल में अंतर यह है कि कोलेट्रल में ऊपर फ्लोएम नीचे, ऊपर फ्लोएम नीचे, कोलेट्रल में ऊपर फ्लोएम नीचे, ऊपर फ्लोएम नीचे, और बायकोलेट्रल में ऊपर भी फ्लोएम नीचे भी फ्लोएम बीच में, ऊपर भी फ्लोएम नीचे भी फ्लोएम बीच में। क्लियर हो गया? और तीसरा होता है, 2 प्रकार के समझे, रेडियल समझ गए, कॉन्जॉइंट समझ गए। तीसरा दोस्तों, तीसरा है कॉन्सेंट्रिक। तीसरा संवहन तंत्र कौन है? इसको कहते हैं सकेंद्री, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एम्फीक्रिबल, एम्फी हिंदी में इसे कहते हैं जाइलम केंद्री। जाइलम जब संवहन मंडल में बीच में जाइलम हो, बीच में क्या हो? चारों तरफ फ्लोएम हो, बीच में जाइलम हो, चारों तरफ फ्लोएम, उसे क्या कहते हैं? जाइलम केंद्री। उसे क्या कहते हैं? जाइलम केंद्री, और इंग्लिश में एम्फीक्रिबल। और दूसरा है एम्फीवेसल। दूसरा क्या दोस्तों? एम्फीवेसल। और एम्फीवेसल का मतलब होता है फ्लोएम केंद्री। एम्फीवेसल का मतलब क्या होता है? और फ्लोएम केंद्री में आप समझ गए, केंद्र में कौन रहेगा? केंद्र में कौन रहेगा? फ्लोएम रहेगा। केंद्र में कौन रहेगा दोस्तों? फ्लोएम रहेगा। और चारों तरफ क्या रहेगा? जाइलम रहेगा। चारों तरफ क्या रहेगा? जाइलम रहेगा। क्लियर हो गया? एक बार और क्लियर कीजिए, एक बार और। पहला पेज में ध्यान दीजिए दोस्तों। क्या हुआ? वन सेकेंड लाइव हो रहा, देखिए लाइव हो रहा, देखिए ना।
दे दीपेन को फोन लगाए। दीपेन को फोन लगाए तेजी से। अरे कौन है वहां पे? दीपेन को बुलाइए तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।